नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी। बात करते हैं आर्टिकल 13 को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इम्पोर्टेंस भी है इसका। तो इसलिए आप सभी जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 13 को आपको देखना होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 13 में क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो इसमें प्रावधान है आर्टिकल 13 में, मौलिक अधिकारों से असंगत, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण की विधियां, या उनके अल्पीकरण की विधियां। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत जो कानून हैं, उन कानूनों को शून्य करने की कुछ विधि है, कुछ थ्योरी है इसमें, जिसमें जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो आच्छादन का सिद्धांत, एक्लैप थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, अधित्याग का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। और साथ ही साथ ये आर्टिकल 13 जो है न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की पावर भी देता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान करता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 13 जो है ये एफआर से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। एफआर बोले तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान का जो पार्ट है, वो प्यारे विद्यार्थियों, वो थर्ड है, पार्ट 3 है, जिसमें आर्टिकल 12 टू 35 है, 12 टू 35, 12 से 35। और साथ ही साथ एफआर में जो आर्टिकल 12 है, इसमें राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लियर कर देना चाहूं, आर्टिकल 13 में मूल रूप से ओरिजिनल अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रोविजंस थे, 3 सब आर्टिकल थे। आप सभी को क्लियर कर देता हूं। 3 जो थे वो थे, एक आर्टिकल 13 फर्स्ट, इसके अलावा दूसरा था आर्टिकल 13 सेकंड, और एक आर्टिकल 13 क्लॉज थर्ड। बाद में एक और एड ऑन किया गया और वो है आर्टिकल 13 क्लॉज 4। ये 24 यानी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के द्वारा एड ऑन किया गया। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो तीनों सब आर्टिकल हैं और फोर्थ जो जोड़ा गया है, इनके बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज फर्स्ट जो है ये आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ये जो है ये आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्लेप या एक्लेप थ्योरी, एक्लेप थ्योरी, थ्योरी, इसका क्या मतलब है? एक्लेप्स थ्योरी आर्टिकल 13 फर्स्ट जो है आच्छादन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि संविधान की पूर्व की विधियां, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले के जो कानून हैं वो शून्य होंगे अगर एफआर का उल्लंघन करते हैं तो। यानी कि ओवरऑल आप ऐसे समझिए, संविधान की पूर्व की विधियां, संविधान की पूर्व की विधियां शून्य होंगी, शून्य होंगी जहां तक एफआर का उल्लंघन करते हैं, जहां तक एफआर का उल्लंघन होता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आच्छादन का सिद्धांत यानी कि संविधान की पूर्व की विधियां शून्य होंगी जहां तक एफआर का उल्लंघन होता है।
ऐसे समझिए आप सभी विद्यार्थी कि 26 जनवरी 1900 पहले का कोई कानून है, 26 जनवरी 1950 से बिफोर कोई कानून है, कानून है, कोई एक्ट है, अधिनियम है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर 1816 में कोई कानून बनाया गया और वो एफआर का उल्लंघन करता है तो वो शून्य होगा, वो शून्य होगा, जिसे अपन अच्छादान का सिद्धांत बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने दो डिसीजन है, एक है मैडम भीखाजी वाला, मैडम भीखाजी बनाम या वर्सेस एमपी स्टेट, एमपी राज्य, 1987 का मामला है, 1987 का मामला, 1987 1987 का मामला। इस केस में न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की पूर्व की विधियां उस मात्रा में, यानी जो भी विधि हैं वो शून्य होंगी अगर किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, यानी कि व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, अन्यथा प्रभाव बना रहेगा, अन्यथा प्रभाव बना रहेगा, अन्यथा प्रभाव बना रहेगा। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि व्यक्ति विशेष के संदर्भ में ही शून्य होंगी, अन्यथा उनका क्या रहेगा, अन्यथा प्रभाव बना रहेगा। ऐसे ही एक और यहां पर आपको मैं बताना चाहूं एग्जाम्पल के तौर पर, केशव माधव मेनन वाला मामला था, केशव माधव मेनन वर्सेस बंबई, बंबई राज्य का मामला था। और इस मामले में कहा गया कि आर्टिकल 13 जो फर्स्ट है, आर्टिकल 13 फर्स्ट का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, भूतलक्षी नहीं है, ये तब लागू होगा, ये 26 जनवरी 1950 के मामलों के बाद के मामलों पर लागू होगा। ये संविधान लागू होने, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद के मामलों पर लागू हो, के मामलों पर लागू होगा, लागू होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 13 क्लॉज फर्स्ट। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 13(2) और ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत से संबंधित है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेबिलिटी। आर्टिकल 13 क्लॉज सेकंड, ये क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, ये क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई अधिनियम है, कोई एक्ट है, कोई कानून है, कोई अधिनियम है, एक्ट है कोई, अगर अधिनियम का कोई भी हिस्सा जो है वो असंवैधानिक है तो वो वैध या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। कोई अधिनियम का भाग असंवैधानिक है, असंवैधानिक है तो अवैध घोषित होगा, तो अवैध घोषित होगा। संपूर्ण अधिनियम घोषित नहीं होगा, संपूर्ण एक्ट नहीं। यानी मान के चलो ये कोई एक एक्ट है और इस एक्ट की कुछ धारा 1 या धारा 2 या धारा 4 या 5
असंवैधानिक हैं, एफआर का उल्लंघन हो रहा है, एफआर का उल्लंघन हो रहा है, तो अवैध होगी वो, क्या होंगी वो, अवैध घोषित होंगी। यानी कि ये वाला हिस्सा अगर असंवैधानिक है, ये वाला हिस्सा असंवैधानिक है, एफआर का उल्लंघन करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये ध्यान में रखना है कि यही भाग जो है असंवैधानिक घोषित होगा, ये वाला भाग घोषित नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर केशवानंद भारती का जो मामला था, केशवानंद भारती वर्सेस, आपको ध्यान में रखना है, केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ का मामला था 1973 में। इस मामले में 25वां जो संविधान संशोधन था, 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 1971, इसको दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, इसको दो भागों में बांटा। तो मैं यहां पर आप सभी को क्लियर कर देता हूं, दो भागों में बांटा, एक वैध और दूसरा अवैध। तो ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। साथ ही साथ आप सभी को एक और क्लियर कर देना चाहूं तो एक अधित्याग का सिद्धांत है, अधित्याग का सिद्धांत, आर्टिकल 13(3), ये अधित्याग के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत बोले तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, अधित्याग का सिद्धांत। इसका मतलब ये, इसका प्रावधान यूएसए में है, भारत में लागू नहीं है, ये भारत में लागू नहीं है, लेकिन प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बाय डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया अधित्याग का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि कोई आदेश, ऑर्डर, ऑर्डर, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, एंड कोई भी नियम, उपनियम, जैसे कुछ प्रावधान अगर एफआर का उल्लंघन करते हैं, एफआर का उल्लंघन करते हैं, एफआर का उल्लंघन होने पर शून्य होंगे, शून्य होंगे, ये बात कही गई। साथ ही साथ अमेरिका में ये प्रावधान लागू है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत में ये प्रावधान है लेकिन लागू नहीं। इसका रीजन, अमेरिका में लोग फंडामेंटल राइट्स के प्रति जागरूक भी हैं, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों फंडामेंटल राइट्स के प्रति जागरूक भी हैं, अमेरिकी चेतना भी रखते हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रति, लेकिन भारत में इतनी एजुकेशन नहीं है और भारत में लोग इतने अधिकारों के प्रति जागरूक भी नहीं है। इसलिए अमेरिका में कोई भी अपने राइट्स को त्याग सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन भारत में कोई अपने त्यागों को छोड़ नहीं सकता, उसका गलत फायदा उठा लिया जाएगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया। तो आर्टिकल 13(3), ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को क्लियर करें, मैंने आपको अभी बताया है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत, कोई अधिनियम है उसका भाग असंवैधानिक है, एफआर का उल्लंघन करता है, तो वो अवैध घोषित हो जाएगा, इसके यानी कि न्यायपालिका के द्वारा होगा। तो ये आर्टिकल 13(2) जो है न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन बोले तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। और ये शक्ति जो प्रदान की जाती है वैध या अवैध घोषित करने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को
और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है। किसको है? हाई कोर्ट को प्राप्त है। यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो है ये आर्टिकल 32 के अनुकूल है। यानी कि आर्टिकल 13 जो है ये आर्टिकल 32 के अनुकूल है, अनुकूल है। साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, प्रदान करता है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाता है, कुशता पर रोक लगाता है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 13 जो है इसमें एक आर्टिकल 13(4) जो बाद में जोड़ा गया, ये एफआर या आर्टिकल 13 की अक्षुण्णता पर प्रहार करता है। यानी कि एफआर में आर्टिकल 368 की प्रक्रिया लागू होगी, ये बात कही गई है इस आर्टिकल में। एफआर में आर्टिकल 368 की प्रक्रिया लागू होगी, यानी मौलिक अधिकारों पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू होगी। यानी एफआर में संशोधन हो सकता है, एफआर में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं, लेकिन मूल ढांचे में नहीं, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। और ये बात कही गई थी केशवानंद भारती के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में ये बात कही भी गई थी। केशवानंद भारती जो मामला था 1973 का, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि एफआर में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। और एफआर में आर्टिकल 368 की जो प्रोसेस है वो लागू होती है, आर्टिकल 13(4) जो मैंने आपको क्लियर किया। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 में ये बात है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में प्रावधान है कि एफआर अक्षुण्ण, असंशोधनीय एवं अपरिवर्तनीय है। एफआर जो है, एफआर अक्षुण्ण, असंशोधनीय एवं अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। आर्टिकल 13 क्लॉज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अक्षुण्ण, असंशोधनीय एवं अपरिवर्तनीय है। लेकिन आर्टिकल 13(4) ये कहता है कि एफआर में संशोधन हो सकता है, एफआर में संशोधन हो सकता है। यानी आर्टिकल 368 लागू होगा, हो सकता है। तो ये भी क्लियर आप सभी को मैंने बताया। आर्टिकल 13(4), आर्टिकल 13(1)(2)(3). तो आर्टिकल 13(1)(2)(3) की अक्षुण्णता पर प्रहार किया गया आर्टिकल 13(4) के तहत। तो ओवरऑल ये बात थी कि एफआर में विधि के द्वारा संशोधन नहीं हो सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 13(4) में ये प्रावधान है कि एफआर में आर्टिकल 368 की प्रक्रिया लागू होती है। तो इसी प्रकार आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहूं, तो यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल 13 के बारे में मैंने आपको क्लियर किया, आर्टिकल 13 के बारे में क्लियर किया है। और आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 13 का क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।